हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं विक्षेपण की माप यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। पिछले वीडियो में मैंने आपको विक्षेपण के 4 प्रमुख माप के बारे में बताया था। ठीक है, पहला था आपका परिसर, दूसरा था आपका चतुर्थक विचलन, तीसरा था आपका माध्य विचलन और चौथा था आपका मानक विचलन। अब हम लोग ये 4 जो आप देख रहे हैं विक्षेपण के प्रमुख माप हैं, इन चारों को एक एक करके डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिसर के बारे में। परिसर अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है रेंज। तो चलिए देखते हैं रेंज होता क्या है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बंटन का परिसर उस बंटन के पदों के महत्तम तथा न्यूनतम मानों के अंतर के बराबर होता है। या हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी बंटन का परिसर उसके महत्तम तथा न्यूनतम चर मानों का अंतर होता है। समझ गए? तो यहां से हम इसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बंटन दिया गया है, यहाँ पे हम लोग एक बंटन ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें दिया गया है 1, 7, 3, 11, 15, 27, है ना। मैं कहता हूं कि इसका परिसर बताइए, तो हमें क्या देखना है परिभाषा के अनुसार। तो यहां देख रहे हैं कि किसी बंटन का परिसर उस बंटन के पदों के महत्तम तथा न्यूनतम मानों के अंतर के बराबर होता है। महत्तम और न्यूनतम मानों के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 27 में से 1 घटा देंगे, 26 इसका परिसर हो जाएगा। या दूसरे परिभाषा से भी देख सकते हैं, किसी बंटन का परिसर उसके महत्तम तथा न्यूनतम चर मानों का अंतर होता है। तो महत्तम चर मान 27 है और न्यूनतम चर मान 21 है, इसी का अंतर क्या कहलाएगा? आपका परिसर कहलाता है। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। सेकेंड नंबर जो है, अगला प्रकार देखते हैं विक्षेपण की माप का। दूसरा है आपका चतुर्थक विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहाँ पे देखिए क्वार्टाइल में QUAR होगा, क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कहेंगे। तो देखते हैं कि चतुर्थक विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थ परिसर क्या होता है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बंटन का अंतर चतुर्थक परिसर या अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर, ऐसे लिख सकते हैं, उस बंटन के उच्च
उच्च चतुर्थक, उच्च चतुर्थक यानी कि अपर क्वार्टाइल जिसे हम लोग Q3 से सूचित करते हैं, तथा निम्न चतुर्थक, निम्न चतुर्थक को Q1 से डिनोट करते हैं, है ना, लोअर क्वार्टाइल को Q1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, के अंतर को कहा जाता है, अंतर को कहा जाता है। समझ गए? इसी बंटन का अंतर चतुर्थक परिसर यानी कह सकते हैं चतुर्थक विचलन क्या होता है, तो उस बंटन के उच्च चतुर्थक जिसे हम लोग Q3 से सूचित करते हैं तथा निम्न चतुर्थक के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतर चतुर्थक परिसर या अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर कहते हैं। तो चलिए यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि अंतर चतुर्थक परिसर जो होगा, अंतर चतुर्थक परिसर या ऐसे भी लिख सकते हैं अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर, या लिख सकते हैं चतुर्थक विचलन, वह किसके बराबर हो जाएगा, तो Q3 माइनस Q1, इन दोनों के अंतर को ही ना कहेंगे जी। अब चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक बंटन ले लेता हूं, बंटन ले लेता हूं, पहला बंटन ले लेता हूं। यहां पे मेरे पास बंटन दिया है 5 2 4 3 4 2 5 2, यह हमारे पास एक बंटन हो गया। अब हमें क्या करना है, इस बंटन का अंतर चतुर्थक परिसर या अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो हम लोग इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले 2 आएगा, 2 कितना बार है, 3 बार है, फिर उसके बाद 3 एक बार है, 4 आपका 2 बार है, और 5 आपका कितना बार है, 5 भी आपका 2 बार है। समझ गए ना? तो हमने इस बंटन को बढ़ते हुए क्रम में सजा लिया। अब देखो आप क्या करोगे, दोनों तरफ से गिनोगे, बीचों बीच आओ, इधर से भी और इधर से भी। तो देखो इधर से आप गिनती करो 4 और इधर से 4, तो बीच में कुछ नहीं आ रहा है, बीच में कोई अवयव नहीं है, तो यहाँ पे एक लकीर खींच देना। कहने का मतलब कि हमारा जो बंटन दिया होगा ना, उसको 2 बराबर पदों के संख्या के आधार पर बांट लेंगे। लेकिन पहले हमें क्या करना होगा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कर लेना होगा। समझ में आया ना मैंने क्या किया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या करना होगा कि बंटन को 2 बराबर भागों में समान रूप से बांट लेंगे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के बाद। तो देख रहे हैं ना, इधर भी 4 गो टर्म है, इधर भी 4 गो टर्म है। आप कहोगे कि सर अगर मान लो ये विषम रहता है, ये तो सम है, 8 टर्म है, अगर 9 टर्म रहता तो 9वें टर्म पे ऐसे लकीर खींच देते, यानी उस टर्म को छोड़ देंगे, जो 9वां टर्म, ये जो बीच में टर्म आएगा ना, उसी पे एक लकीर खींच देंगे, यानी उस टर्म को अब छोड़ देना है। बचे हुए इधर 4 और बचे हुए इधर 4, उसका भी एग्जाम्पल देके हम लोग समझेंगे। अब देखिए क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि इधर वाले 4 पदों का माध्यिका निकालेंगे, इधर वाले 4 पदों की माध्यिका और इधर वाले जो 4 पद है इसकी माध्यिका। कहने का मतलब जो भी हो, अगर मान लो टोटल 10 टर्म है तो इधर 5 पद बच जाएंगे और इधर 5 पद बच जाएंगे। पद डिपेंड करता है कि पद कितने हैं। तो जो आधा इधर बचेगा आधा इधर बचेगा, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। तो इसका माध्यिका को हम लोग Q1 कहेंगे, यानी कि निम्न चतुर्थक कहेंगे, निम्न चतुर्थक। तो इसकी माध्यिका क्या निकलेगी, इन चारों पदों की माध्यिका क्या होगी, तो ये देख रहे हैं कि बीच में ये 2 पद आ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तभी ना माध्यिका निकलेगी जी। तो 4/2 कट के 2 आ गया। अच्छा, अगर मैं Q3 की बात करूं, Q3 क्या होता है, तो इसके बाद वाले ये जो पद बच रहे हैं ना, दूसरा हिस्सा जो बच रहा है ना, इसकी माध्यिका, तो इसकी माध्यिका इन दोनों को जोड़ना होगा, 4 + 5/2 9/2, तो 9/2 यानी कि कितना, 4.5। समझ गए ना? तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि आपको क्या करना होगा कि बंटन को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना होगा, बीचों बीच उनकी एक लकीर खींच देंगे और इधर वाले जो पद होंगे और इधर वाले जो पद होंगे उनकी दोनों की क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। जो प्रारंभ वाला जो एक प्रकार का बंटन होगा, इसका हम लोग माध्यिका निकालेंगे तो वो Q1 हो जाएगा, और अंतिम के जो आपके बंटन बनेंगे 2 भाग में बांटने के बाद, तो उसका हम लोग अगर माध्यिका निकालेंगे तो वो आपका Q3 हो जाएगा। यानी कि यही Q1 जो है आपका निम्न चतुर्थक और ये जो Q3 है आपका उच्च चतुर्थक कहलाएगा। और यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं कि अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर जो होगा, यानी Q3 में से Q1 को घटा लो, यानी 4.5 में से घटा लो 2 को, तो 2.5 इसका अंतर चतुर्थक परिसर आ जाएगा।
ठीक है। अब मान लेते हैं दूसरा बंटन एक और हमारे पास, बंटन सेकंड ले लेते हैं, मान लेते हैं उसमें दिया है 5 2 4 3 4 2, कितने टर्म हुए 3 3 6, एक और ले लेते हैं 5, 7 गो टर्म हो गया ना जी, 4 3 7। अब इसका मुझे निकालना हो अंतर चतुर्थक परिसर, तो क्या करेंगे, पहले से आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लें। 2 2 3 4 है 2 बार और 2 बार है 5, समझ गए ना। अब देखो इधर से आप देखो और इधर से देखो, दोनों तरफ से मध्य पद ये हुआ तो इसी को काट देंगे, इसको काट देंगे, इसी के ऊपर लकीर खींच देंगे, और ये बचे हुए जो इधर बचे और इधर बचे दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका निकालेंगे। तो Q1 निकालेंगे, इसका माध्यिका ये हो जाएगा 2, और इधर वाले पदों की माध्यिका यानी Q3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर जो होगा, चतुर्थक परिसर जो होगा वह Q3 में से Q1 घटा लेंगे, यानी कि 5 में से 2 घटा लेंगे, 3 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया हमारा अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर क्या कहलाता है, या फिर चतुर्थक विचलन क्या कहलाता है, हमने यहाँ पे निकालना सीख लिया। तो जो आपकी परिसर थी और अंतर चतुर्थक परिसर थी, इन दोनों से ही बंटन के बनावट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। जो बंटन दिया हो उसके बनावट के बारे में ना तो हम लोग परिसर से ही कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, और ना ही हम लोग अर्ध अंतर चतुर्थक परिसर से भी कोई ज्ञान हो पाता है, ठीक है। और इसी कमी को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे मानक विचलन निकालना सीखने वाले हैं, ठीक है, और साथ ही साथ माध्य विचलन भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए अब अगला देखते हैं, अगला विक्षेपण की माप जो है, चलिए तो बात करते हैं माध्य विचलन क्या होता है, मीन डेविएशन क्या कहलाता है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बंटन का माध्य विचलन उसके केंद्रीय प्रवृत्ति की कोई भी माप ले सकते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, उसके माध्य भी लिख सकते हैं, माध्यिका भी लिख सकते हैं, या बहुलक भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ माध्य ही यूज कर रहा हूं अभी, माध्य, ध्यान रखें माध्य की जगह पे आप माध्यिका बहुलक कोई भी ले सकते हैं, माध्य से। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं माध्य या माध्यिका या बहुलक भी ले सकते हैं, या बहुलक भी ले सकते हैं, माध्य हो, माध्यिका हो या बहुलक हो, से बंटन के पदों के विचलनों के धनात्मक मानों का समांतर माध्य है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी बंटन का माध्य विचलन क्या होता है, तो उसके माध्य है ना, यानी उस बंटन का माध्य निकाल लीजिए, माध्यिका निकाल लीजिए या बहुलक निकाल लीजिए, तीनों में से कोई निकाल लीजिए। माध्य, माध्यिका या बहुलक निकालकर क्या करना होगा, उस बंटन के पदों के विचलनों के धनात्मक मानों का समांतर माध्य। तो बंटन के पदों का विचलन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को करना क्या होगा कि माध्य, माध्यिका या बहुलक निकाल के उस बंटन के हर एक पद में से घटाएंगे तो विचलन प्राप्त हो जाएगा, और उन्हीं विचलनों के धनात्मक मान का जो समांतर माध्य होगा ना, वही क्या कहलाएगा, माध्य विचलन कहलाएगा। समझ गए। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डाटा दिया गया है, उसमें हमारे पास चर दिए गए हैं x1 x2 है ना, ये चर मान दिए गए हैं xn तक चर मान है, या फिर कह सकते इतने पद हैं, ये इतने पद है x1 x2 x3 कहां तक, xn तक आपके क्या है, पद दिए गए हैं, ठीक है। हमें क्या करना होगा, पहले इसका माध्य निकालना होगा, है ना, या माध्यिका निकालना होगा या बहुलक निकालना होगा, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि माना x के ऊपर बार देते हैं, माध्य को ऐसे निश्चित करते हैं, दिए हुए बंटन का माध्य है। इस दिए हुए बंटन का क्या है, माध्य है, x के ऊपर ये जो बार दे रहे हैं, इस दिए हुए बंटन का माध्य है। तो हमें करना क्या होगा,
यहां पे लिख सकते हैं माध्य विचलन जो है, माध्य विचलन जो है, ये जो माध्य विचलन निकालेंगे इसे कहेंगे माध्य के सापेक्ष या माध्य के परितः माध्य विचलन, माध्य के परितः माध्य विचलन। और इसे कैसे सूचित करेंगे? तो माध्य विचलन को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। ये डेल्टा हो गया है ना, छोटा डेल्टा है, डेल्टा से सूचित करते हैं और इसके बेस में जिसके सापेक्ष निकालते हैं। अगर हम लोग यहाँ माध्य के सापेक्ष निकाल रहे हैं माध्य विचलन, तो यहाँ पे x के ऊपर बार जो माध्य का सिंबल होगा वो दे देंगे। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? माध्य विचलन कहेंगे माध्य के सापेक्ष। और ये कैसे होगा? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बंटन के पदों का हमें विचलनों के धनात्मक मान, तो देखिए बंटन के पद ये है और इसका हमारे पास माध्य ये रहा, तो हमें क्या करना होगा? इस माध्य में से हर एक को घटाना होगा, है ना, और जो प्राप्त होगा उसका धनात्मक मान लेना होगा। यानी कह सकते हैं कि मोड के अंदर x1 माइनस में माध्य, देख लेना, विचलन का पद लिए और उसमें से ये माध्य घटा दिए, तो सॉरी ये जो आपका बंटन है, बंटन का एक पद लिए और उसमें से यह माध्य घटा लिए, तो उसका विचलन पता चल गया, उस पद का विचलन क्या है वो पता चल गया। और ये मोड में देने का तात्पर्य है कि हमें धनात्मक मान को लेना है। ठीक है, प्लस में उसी तरह से x2 दूसरा पद लेंगे और उसमें से जो हमारा माध्य था घटा देंगे, तो उस पद का विचलन आ गया, है ना। x3 लिए, इसमें से माध्य घटा दिए तो उस पद का विचलन आ गया, x3 पद का विचलन आ गया। ऐसे कहां तक करेंगे? तो xn में से घटा देंगे माध्य को और यहां से हमें xn का विचलन प्राप्त हो जाएगा। और टोटल कितने टर्म है? तो टोटल n टर्म है, इसलिए n से भाग कर देंगे। तो हमने क्या किया? हरेक पद का, हरेक जो पद है, इन हरेक पद का मैंने क्या ज्ञात किया? विचलन ज्ञात किया। और वो कैसे? धनात्मक लेना होगा, इसलिए मैंने मोड में दिया है। तो हरेक पद का मैंने विचलन निकाल लिया और उसका जो धनात्मक मान का समांतर माध्य होगा, तो देखिए ये जो धनात्मक मान प्राप्त हो रहे हैं इनका समांतर माध्य कैसे होगा? तो यहाँ सबको जोड़ देंगे और जितने पद है उससे भाग कर देंगे, यानी कि टोटल n पद थे इसलिए मैंने यहाँ n से भाग कर दिया। तो यहां से जो प्राप्त होगा वही आपका माध्य विचलन कहलाएगा, माध्य के सापेक्ष। अगर मैं इसे चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, यहां लिख सकते हैं xi माइनस में माध्य, xi माइनस में माध्य और बटा में n। ये आपका एक सूत्र तैयार हो गया, समझ गए? ये xi माइनस माध्य कर दिया हमने, समझ गए ना। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा i इक्वल टू 1 to n और यहां पे लिख देते हैं di और बटा में n। लिख देंगे कि जहां di क्या है? तो di है xi था, xi में से किसको घटाया है? माध्य को घटाया है। xi में से जो माध्य को घटाने पे जो प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो विचलन प्राप्त हो रहा है, वही विचलन हमारा, वही डेविएशन क्या है? di है। di क्या है? डेविएशन को सूचित कर रहा है, यानी कि xi यानी चर मानों में से जो हम माध्य घटाकर प्राप्त कर रहे हैं ना, वही आपका di है, वही आपका विचलन है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष किसके बराबर होता है? तो उसके विचलनों, उसके पदों के विचलनों के धनात्मक मानों का जो समांतर माध्य होगा वही आपका माध्य विचलन कहलाएगा। ठीक है, किसके सापेक्ष? माध्य के सापेक्ष। ये माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है या माध्य के परितः माध्य विचलन है। यानी हमें करना क्या होगा माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष निकालने के लिए? सबसे पहले जितने भी चर मान दिए होंगे उनका माध्य निकाल लेना होगा और उस माध्य को हर एक पद में से घटाना होगा, हर एक चर मान में से घटाना होगा और उसका धनात्मक वैल्यू जो आएगा उसका माध्य निकाल देंगे, यानी उन सबको जोड़कर भाग कर देंगे उनकी संख्या से, तो हमारा जो प्राप्त होगा वह माध्य विचलन प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? उसी तरह से अगर मैं कहूं कि माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष, मैं क्या कहूं? माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष। हम लोग माध्य विचलन की ही बात कर रहे हैं, माध्य विचलन की ही बात कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? माध्यिका के सापेक्ष, मीडियन के सापेक्ष। ये एम फॉर मीडियन के लिए मैंने दिखा दिया। तो हमें क्या करना होगा? हर एक पद में से माध्यिका को घटा लेंगे और उसका धनात्मक मान लेंगे। हर एक पद में से, हर एक चर मान में से माध्यिका को घटाएंगे और उसका धनात्मक मान निकालेंगे, है ना। और जो प्राप्त होगा ना उन सब का, यानी जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? विचलन होगा। उन विचलनों के उन पदों के विचलनों का जो समांतर माध्य होगा वही आपका क्या कहलाएगा? माध्य विचलन कहलाएगा, माध्यिका के सापेक्ष। तो मैंने क्या किया? हर एक का माध्यिका निकाल लिया, हर एक का माध्यिका निकाल लिया, जो आपके पास चर मान दिए हैं उसका माध्यिका निकाल लिया और उस माध्यिका को
प्रत्येक चर में से घटा दिया और उसका धनात्मक मान का मैंने माध्य निकाल दिया, वही आपका क्या कहलाएगा, माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष। अच्छा, अगर कहते हैं कि माध्य विचलन बहुलक के सापेक्ष, माध्य विचलन की बात करें किसके सापेक्ष, बहुलक के सापेक्ष, मोड के सापेक्ष, तो कैसे दर्शाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, माध्य यहां पे हमें क्या निकालना होगा, बहुलक पहले ज्ञात कर लेना होगा और उस बहुलक को हर एक चर मान में से घटा लेंगे, उस बहुलक को हर एक चर मान में से घटा लेंगे। ठीक है, हर एक चर मान में से घटा लेंगे, उस बहुलक को हर एक चर मान में से घटा लेंगे और उसका धनात्मक, उनके धनात्मक मानों का समांतर माध्य निकाल देंगे। समझ गए ना। तो हमें यहां से पता चला कि अगर हमें निकालना हो माध्य विचलन किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष, तो हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस माध्य का धनात्मक वैल्यू और बटा में n। अगर मुझे निकालना होगा माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष तो हो जाएगा उसके लिए सिग्मा i इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स आई माइनस में माध्यिका और बटा में n। अगर मुझे निकालना होगा माध्य विचलन मोड यानी कि बहुलक के सापेक्ष तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एक्स आई में से घटा लेंगे माध्यिक बहुलक को और उसका धनात्मक मान लेकर भाग कर देंगे n से। ठीक है, क्लियर हो गया तीनों सूत्र। तो तीनों सूत्र कुछ अलग नहीं है, सब एक ही है। इसको कहेंगे क्या, माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष, यहाँ माध्यिका के सापेक्ष और यहाँ बहुलक के सापेक्ष हो रहा है या बहुलक के परितः हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब एक और छोटा सा टर्म है उसको भी समझ लेते हैं, माध्य विचलन गुणांक क्या होता है, माध्य विचलन गुणांक क्या कहलाता है, माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले निकालना होगा माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन यानी मीन डेविएशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा यहाँ पे x के ऊपर बार। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले माध्य विचलन निकालना होगा और माध्य विचलन में जब हम माध्य से भाग कर देंगे तो माध्य विचलन गुणांक आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें करना क्या होगा, जब माध्य विचलन गुणांक के बारे में वो कहेगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, माध्य निकालना होगा और माध्य निकालने के बाद माध्य के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, उसका माध्य विचलन निकालेंगे और उस माध्य विचलन में उस माध्य से भाग करने पे जो प्राप्त होगा वही माध्य विचलन गुणांक कहलाएगा। समझ गए। साथ ही साथ आपको क्लास 10th का मैंने आपको पढ़ा रखा था माध्य निकालने के लिए विधि जो बताई थी, प्रत्यक्ष विधि, काल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि थी पग विचलन विधि। तो तीनों विधि पता होनी चाहिए, पग विचलन विधि। तो इस विधि के बारे में, इन तीनों विधियों के बारे में मैंने आपको क्लास 10th में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत होगी तो पहले जाकर वहां पढ़ लेंगे प्रत्यक्ष विधि, काल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, क्योंकि इसका भी उपयोग हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को बनाने में करने वाले हैं। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। मान लो हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, बंटन दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास एक बंटन दिया है, छोटा सा ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक बंटन दिया है 2, 8, 8, 12, 25। हमें इसका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। माध्य के सापेक्ष क्या निकालना है, माध्य विचलन निकालना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि इस बंटन का माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा और 5 से भाग कर देंगे। तो यहां से हमारा माध्य जो है x के ऊपर बार सूचित कर सकते हैं, वह क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 55 और बटा में 5, 11 कट के आ जाएगा, यानी कि माध्य क्या हो गया, 11 हो गया। अब मुझे निकालना है माध्य विचलन, है ना, मीन डेविएशन माध्य के सापेक्ष। तो ऐसे सूचित करेंगे। अब क्या करेंगे, तो 2 में से घटाएंगे 11 को और मोड में दे देंगे, 8 में से घटाएंगे 11 को मोड में दे देंगे।
8 में से घटाएंगे 11 को, देख रहे हैं ना, हर एक चर में से घटा रहे हैं, जैसे हमने फॉर्मूला में देखा था। ठीक है, तो मोड में देने का मतलब है कि हम लोग हमेशा धनात्मक मानों की ही बात करेंगे, और इनकी संख्या कितने है, 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे। यहां देखो घटाएंगे तो 9 आएगा माइनस का, लेकिन मोड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो 3 आ जाएगा माइनस का, लेकिन मोड में है तो पॉजिटिव ले लेंगे। यहां घटाएंगे 3 आ जाएगा, लेकिन मोड में है तो पॉजिटिव लेंगे 1, और यहाँ पे 14 और बटा में 5। अब सबको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 30 और बटा में 5, 6 बार में कट जाएगा, माध्य विचलन कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ कह देता कि माध्य विचलन ही निकालना है माध्यिका के सापेक्ष, तो मैं यहां पर माध्य निकालने की जगह माध्यिका निकालता, तो इसका माध्यिका 8 हो जाता। ठीक है, तो यहां जहां 11 रख रहा हूं वहां पे 8 रखता। समझ गए ना। अगर मुझे कह दे कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताइए, तो पहले मैं जो आपके पास बंटन है उसकी माध्यिका क्या हो जाती है, माध्यिका आपकी 8 हो जाती है। देख लीजिए बीच वाला जो चर मान है, देख रहे हैं ना, तो ये माध्यिका 8 हो गई। अब क्या करेंगे, यहां पे हो जाएगा माध्य विचलन। माध्य विचलन किसके सापेक्ष हम लोग निकाल रहे हैं, माध्यिका के सापेक्ष, तो वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 8 मोड में 8 माइनस 8 मोड में 8 माइनस 8 मोड में 12 माइनस 8 प्लस मोड में 25 और माइनस का 8 और बटा में आपका कितना हो जाएगा 5। समझ गए ना, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां घटाएंगे माइनस का 6, सॉरी यहाँ 2 माइनस कितना था जी, पहले क्या था, सॉरी हाँ ठीक है 2 ही था ना, 2 था, ठीक है। चलिए तो यहाँ घटाएंगे 6 आ जाएगा, माउंट में है तो पॉजिटिव लेंगे, 0 0 4 और यहां पर हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा क्या। ठीक है, तो 6 4 10 और 17 27 और यहाँ नीचे 5 है ना, 5 से भाग कर देंगे, 5.4 इसका माध्य विचलन हो जाएगा। अगर यहाँ पे बहुलक के सापेक्ष करता तो हम लोग बहुलक निकालते और फिर बनाते, तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होने वाली है। तो ये जो आंकड़ा देख रहे हैं सिंपल है, कहने का मतलब अवर्गीकृत है। समझ गए ना। तो आगे हम लोग वर्गीकृत अवर्गीकृत अलग अलग कंडीशन में भी माध्य विचलन की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।